मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिमरन सोनी। अब करंट का जो न्यू सेशन है वहाँ हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज सब लोग जानते हैं कि आज क्या है, 14 फ़ैब है। 14 फ़ैब को हमारा जो ब्लैक डे ऑफ इंडिया है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और जो 14 फ़ैब है इसके दिन, आज के दिन जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, आज उसको 3 साल पूरे हो गए हैं। तो कामना करते हैं उन शहीदों की आत्माओं को नमन करते हैं। ओके, तो अब हम ना अपना नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन से बने हैं? ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं तो आंसर है एन चंद्रशेखरन, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वहाँ 5 साल तक और फिर से बढ़ा दिया गया है। ये पहले थे यहाँ के, अब इनको 5 साल के लिए क्या कर दिया है और अपॉइंट कर दिया है। ओके, तो अब ये जो जिसमें भी अपॉइंटमेंट्स आती है न्यू उसके साथ में हम करेंगे कि जितनी अभी जस्ट न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है उनको भी हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो इसके लिए ही मैंने ये क्या है, एक बार में आपको सही हो, दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या है मैंने ये एक साथ में ही शामिल कर दिए। जैसे अभी क्या हुआ, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। ओके, तो ये जो है वहाँ अभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ जो है, जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो उनको लेकर चलना चाहिए। क्वेश्चन का भी कहीं से भी बन सकता है। कर्मचारी चयन आयोग जो मैंने एसएससी का बताया था, क्या है, एस किशोर बने हैं। वित्तीय सेवा विभाग के जो नए सचिव हैं, जस्ट अभी कल ही बताया है, संजय मल्होत्रा बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं, तो मनोज आहूजा बने हैं। और दवा निर्माता कंपनी जो अभी मैंने बताया फाइजर इंडिया के जो नए अध्यक्ष है वो भी प्रदीप शाह बने हैं। ओके, तो जितनी भी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुई है, ऐसा करेंगे कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाद में मैं ये वापस से आपको करवाती चलूंगी, ताकि क्या हो, आपका कोई दिक्कत नहीं रहे और रिकॉल जो है वहाँ बार बार होता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? अब देखो, सबसे पहले लोकतंत्र सूचकांक क्या है, ये लोकतंत्र सूचकांक के यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितनी क्या है, जिम्मेदार है। ओके, सरकार की भागीदारी कितनी है वहाँ पर, ये सारा क्या होता है, लोकतंत्र सूचकांक होता है। ओके, अब ये कौन जारी किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ओके, किसके द्वारा जारी होता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जो आंकड़े हैं लोकतंत्र के, वहाँ की डेमोक्रेसी उस पर्टिकुलर देश की कैसी है। ओके, तो ये जारी किया जाता है और इसमें जो भारत है वहाँ रैंक कितनी रही है, 46। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार मैंने कहा बुक्स को भी मैं आपको लेकर चलूंगी कि रिकॉल करते चलेंगे। ओके, तो सेम ऐसा कि इसमें भी है कि हम जो अभी हाल ही में रैंकिंग जितनी भी हुई है जारी, तो उनको भी हम क्या करेंगे, रिलेट करके चलेंगे, ताकि हमें क्या हो, बार बार रिमाइंड रहे। अब बात करते हैं कि इसमें हमारा जो भारत है वो कौन सी रैंक पर रहा है, 46, नंबर 46 भारत का है। तो फर्स्ट किसका है, तो नॉर्वे का है। ओके, नॉर्वे का है। नेक्स्ट जो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड का है। फिनलैंड क्या है, सबसे हैप्पीनेस है कंट्री। नेक्स्ट है हमारा कि अब देखो, जैसे कि यहाँ पर जो हाल ही में रैंकिंग्स जारी हुई है वो भी देख लेते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो कितना है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जो अभी आई थी तो 56वां, और पहला किसका है, तो स्विट्जरलैंड का है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, तो कितना है, 66वां है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वह किसका, कौन सा है, भारत में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो वो गुजरात ने, आरबीआई ने की है, और उसके अकॉर्डिंग कौन है, गुजरात। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य के पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है, तो वो है आंध्र प्रदेश की सरकार रही है, आंध्र प्रदेश रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन रहा है, आंध्र प्रदेश। और स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन रहा है, तो वो जो तीसरे स्थान पर जो है वहाँ भारत रहा है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी 66। 15वां ESPN
इंफो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर। अब ये ध्यान से क्वेश्चन समझना, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर जो है वो किसको मिला है? हमारे भारत के ऋषभ पंत को मिला है। ये जो है वो फोटो गलत इन्होंने लगा दी है, बाकी जो टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर है वहां किसको मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। ये केन विलियमसन है, इनको क्या मिला है? अब जितनी भी कैटेगरी थी वो सारी मैंने एक साथ कर दी है। ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, अगर क्वेश्चन आ जाता है कैप्टन ऑफ द ईयर किसे मिला है तो वो है केन विलियमसन, जिसको आपने अभी देखा। कहाँ के खिलाड़ी है ये? न्यूजीलैंड के। 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज का अगर नाम आ जाए, देखो बैटिंग हो जाए तो ऋषभ पंत, कैप्टन ऑफ द ईयर हो जाए तो केन विलियमसन, और अगर टेस्ट गेंदबाज आ जाए तो उसमें आ जाएगा काइल जेमिसन, जो कि कहाँ से है? वो भी न्यूजीलैंड के हैं। 15। अब ये जो है डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर वो किसे मिला है? तो ओली रॉबिन्सन को मिला है, इंग्लैंड के हैं। ओके, तो दो तो न्यूजीलैंड के हैं, केन विलियमसन, और गेंदबाज में कौन है? काइल जेमिसन। और अगर आ जाए डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर तो ओली रॉबिन्सन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल। अब आता है कि अभी देखो जितना भी पिछला है ना उन सबको भी हम क्या करेंगे? रिलेट करते हुए चलेंगे, आपको मैंने बता दिया है। अब जैसे कि क्रिकेट पुरस्कार अभी हाल ही में जो हुए हैं उनको देख लेते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। अब ये जो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? कौन सा है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ये ऐसी जो लाइनें हैं, ओके, जो मेन है केवल उसको देखो। अब ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड वो किसको मिला है? तो डैरिल मिशेल को मिला है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर जैसे ही आ जाए हम क्या करेंगे? स्मृति मानना। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में किसको मिला है? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। किसको मिला है? शाहीन अफरीदी। ये कहाँ से है? तो वो है पाकिस्तान से। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस में जो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है? तो बाबर आजम को मिला है 2021 का। ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो किसे मिला है? तो लिजेल ली को मिला है। जितने भी क्रिकेट्स के थे उन सबको एक साथ कर दिया। ओके, ये अभी हुआ है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 डैरिल मिशेल। अब देखो मौद्रिक नीति समिति अभी हाल ही में बनी थी, तो जो RBI है उसकी जो मौद्रिक नीति समिति है उसने क्या ये डिसाइड किया है कि रेपो रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा। ओके, तो ये सारी अभी है। वापस से अब देखो ये जो मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितनी बार? 10वीं बार तक लगातार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? यानी कि पहले भी यही थी और अब भी यही है। कितने परसेंट है रेपो रेट के? तो 4.0%। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि वहाँ जो RBI है वहाँ कमर्शियल बैंक को कितने परसेंट पर दे रही है। ओके, अब जैसे RBI की बात करते हैं तो RBI जो है कब हुआ था स्थापित? तो यहाँ 1934 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग इसको 1 अप्रैल 1935 में कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, फिर 1935 में तो हो गई इसकी स्थापना। अब क्या हुआ कि 1937 में इसको कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? यहाँ तो मुंबई में हुआ। तो मुंबई में इसकी जो स्थापना है वो 1937 में हुई और 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी कलकत्ता में स्थापना हो गई। ओके, अब बात आती है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ 1949 में। ओके, 1949 जो है तो ये मैं एक बार वापस से लिख देती हूँ सही तरीके से। देखो RBI जो है उसकी स्थापना कब हुई है? तो 1935 1 अप्रैल जो है कहाँ पर हुई? तो कलकत्ता में हुई। ओके, अब इसकी जो मुंबई में स्थापना है वो कब हुई? मुंबई में ट्रांसफर इसको कब किया? 1937। अब बात आती है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो RBI का राष्ट्रीयकरण है वो हुआ 1949 को। ओके, जितना भी RBI का था बता दिया। RBI के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। रेपो रेट कितनी रखी है? 4.04%। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है? तो 3.35%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ICGS के सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण जो है वहाँ किस कंपनी ने
किया है? अब देखो इसका आंसर क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, यहाँ पर क्या है, ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी पोत वगैरह जो भी शामिल होते हैं ना, उनको एक नज़र बाहर निकाल देना चाहिए। तो किसने तैयार किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अभी मैंने बताया मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को बनाया गया है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी महिला वो पहले बनती है ना, उनका पता रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो महिला न्यायाधीश है वो कौन बनी है? तो वो सबसे पहली फातिमा बीवी है। अगर आपके बात आ जाए, ये मैं सुप्रीम कोर्ट का बता रही हूँ। ओके, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? फातिमा बीवी। लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। और हो रहा है, अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि अभी जो आगे आने वाला टाइम है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी बनेगी। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मैंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की है? तो सबको पता है, नहीं पता होता है तो देखो, ये HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये जो वायरस है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? फ्रांस के ये जो लुक मैंटेग्नियर है उन्होंने की थी। और 2008 में इनको क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था नोबेल का। तो इन्होंने ये खोज की थी और अब ये क्या हो गए? खुद भी स्वर्गवासी हो गए। ओके, H1N2 वायरस ये किसका होता है? स्वाइन फ्लू का होता है। रेबडो वायरस रेबीज का है। ओके, नेक्स्ट है वन ओशियन समिट। ओके, वन ओशियन समिट यानी कि महासागरों पर अभी हाल ही में क्या हुई है? एक समिट हुआ है। ओके, तो ये जो समिट है वहाँ महासागरों की है। क्यों हुई है महासागरों की? तो देखो, हमारा जो ट्रेड है वो अभी किस पर निर्भर है? ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स होता है वो कहाँ पर होता है? समुद्र के मार्गों से ही होता है। तो उन जो महासागर है उनका भी क्या करना? रख रखाव, मतलब अच्छी तरीके से उसकी केयर करना। तो इनके लिए जो है वहाँ क्या हुई है? वन ओशियन समिट हुई है। कहाँ पर हुई है? तो फ्रांस में हुई। PM मोदी ने इसकी की थी। ओके, अब ये जो फ्रांस है, फ्रांस में और क्या क्या अभी हुआ है हाल ही में? याद हो तो फ्रांस का अभी एक क्वेश्चन आया था पहले करंट में कि फ्रांस ने अभी हमारे साथ क्या किया है? प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 जो है वहाँ क्या किसकी सहायता से कंप्लीट हुआ है? तो वहाँ फ्रांस की सहायता से हुआ। क्या है ये प्रोजेक्ट 75? तो इसमें क्या है कि जो कि जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन है 6 सबमरीन है जिसमें, तो क्या है ये प्रोजेक्ट 75? तो प्रोजेक्ट 75 जो है वहाँ 6 पनडुब्बियाँ हैं। पनडुब्बी यानी कि जो समुद्र में होती है ना, समुद्र में जो सबमरीन्स चलती है जिसमें सैनिक भी रहते हैं, तो वो है पनडुब्बी। और ये जो 6 प्रकार की पनडुब्बी है वो कहाँ से किसकी सहायता से निर्माण किया गया है? तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया है। ओके, तो ये जो 6 प्रकार की पनडुब्बी है उसमें ये क्या कौन कौन सी है? कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। INS वागशीर, INS वागीर, INS वेला, INS कलवरी, खांदेरी और करंज, ये 6 प्रकार की जो क्या है पनडुब्बियां हैं जिनको किसकी सहायता से बनाया गया है? तो वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। और यहाँ क्या है? प्रोजेक्ट 75 के नाम से जाना जाता है। अभी कौन चर्चा में थी? वागीर थी। अब क्या होगी आने वाले टाइम में? वागशीर होगी। ओके, तो ये क्या था? प्रोजेक्ट 75 था। और अगर देखा जाए तो फ्रांस के साथ हमारे कौन कौन से अभ्यास चलते हैं? तो फ्रांस के साथ जो है वहाँ हमारे चलते हैं शक्ति, वरुण और गरुड़ चलते हैं। गरुड़ जो है वहाँ वायुसेना का है और जो वरुण है वहाँ नौसेना का है और जो शक्ति है वहाँ क्या है? थल सेना के बीच चलता है। तो जितना भी फ्रांस का था अभी रिलेट करके तो वो मैंने आपको बता दिया है। और फ्रांस जो है क्यों चर्चा में रहा? अब देखो, ये जो वन ओशियन समिट है ना, ये जो वन ओशियन समिट है वहाँ किसकी सहायता से हुई है? तो वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनकी सहायता से की गई है। तो हो गया एक तो वर्ल्ड बैंक प्लस संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने कवर करने का ट्राई किया है कि जो वन ओशियन समिट है वो कहाँ से
कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका, तो वो हुआ है फ्रांस में। किसकी सहायता से हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इनकी सहायता से क्या हुआ है, ये आयोजन इसका हुआ है। ओके, कब से कब तक है, तो 9 से लेकर यहाँ 11 फरवरी 2022 तक चल गया। ओके, 9 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक चला है। और जो करंट न्यूज़ है फ्रांस की, वो क्या थी, अभी प्रोजेक्ट 75 जो पिछली अभी थोड़े दिन पहले की ही करंट थी, जिसमें क्या था, प्रोजेक्ट 75 जो INS वागीर है इसका निर्माण हुआ था। ओके, तो ये चीज़ जो है अभी फ्रांस से रिलेट जितनी भी थी। और हाँ, ये जो शक्ति, वरुण और गरुड़, ये किसके साथ होते हैं, तो यहाँ फ्रांस के साथ जो है वहाँ हमारे अभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 11 फरवरी को भारत की ओर से क्वाड विदेशी मंत्रियों में भाग लिया है। अब देखो, एक होती है क्वाड समिट और एक है अभी जो क्वाड विदेशी मंत्रियों ने जो विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई है। ओके, तो जो क्वाड समिट होती है उसमें जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो जाते हैं, जैसे हमारे PM मोदी है, ओके, वो जाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कौन जा रहा है, जो विदेश मंत्री है उनकी एक बैठक हुई है। ओके, फॉरेन मिनिस्टर की। अब ये जो क्वाड है वो है क्या, क्वाड सबसे पहला तो यहाँ क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ओके, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अब ये क्वाड जो है वह किनका है, 4 देशों का एक क्या है, समूह है। ओके, तो सबसे पहले क्वाड की हिस्ट्री देख लेते हैं, तो कौन कौन से 4 देश आते हैं इसमें, तो एक तो आता है USA, जापान, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये जो क्वाड है वहाँ 4 देशों का क्या है, एक संगठन है। अब क्या हुआ था, ये कब बना क्वाड, तो पहले इसका भी देख लेते हैं। तो जो क्वाड है वहाँ 2007 में, क्वाड जो है 2007 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्यों हुआ, किसने किया मतलब, तो यहाँ शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनकी पेशकश पर यहाँ क्या हुआ था, इसका शिंजो आबे का क्या हुआ था, शिंजो आबे ने ये जो क्वाड है उसकी पेशकश की थी कि इसका गठन किया जाए। कब किया जाए, 2007 में। फिर 2007 से लेकर 2017 जो है वहाँ तक ये क्या रहा, इनएक्टिव रहा, मतलब बस दुकान खोल ली और उसके बाद में कुछ भी नहीं किया। यानी कि ये 4 देशों ने कोई मीटिंग वगैरह कुछ भी इसका आयोजन नहीं हुआ, बस 2007 में बना है और 2017 तक कुछ भी नहीं हुआ। ओके, फिर आता है कि ये जो क्वाड विदेश मंत्रियों की जो अभी बैठक की बात कर रहे हैं, तो वो अभी कौन से नंबर की हुई है, तो वो भी अभी 4th नंबर की हुई है। ओके, तो क्वाड की ये तो थी हिस्ट्री कि कब बना, तो ये बना 2007 में। किसकी पेशकश थी, तो शिंजो आबे की। उसको इसकी मतलब ये जो शिंजो आबे है जापान के क्या थे, PM थे, और इन्होंने भारत और जापान के जो रिलेशंस है उनके लिए काफ़ी कुछ किया, तो इनके लिए इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ओके, और जो क्वाड है उसमें कौन कौन से देश आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 4 कंट्रीज आती है, USA, जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये भी बता देते हैं, कैनबरा है। USA की क्या है, वाशिंगटन DC है। जापान की क्या है, टोक्यो। और इंडिया की सबको मालूम है, दिल्ली है। ओके, और क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका कंप्लीट नेम में है। ओके, अब ये करता क्या है, तो ये जो इधर बता देखो, ये इंडिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका पड़ता है। ओके, मैं एक कच्चा सा मैप बना के आपको समझा रही हूँ। इसमें इधर क्या है, यहाँ पर पड़ता है हमारा हिंद महासागर, और यहाँ पर अगर क्या है, अर्थ राउंड है, तो यहाँ पर भी प्रशांत महासागर और वहाँ पर भी प्रशांत महासागर ही होगा। तो यहाँ पर जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है उनका मतलब यहाँ महासागरों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, ट्रेड्स वगैरह करते हैं। तो इसके लिए ये क्या होती है, ये क्वाड ग्रुप की अभी क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। अब बात करते हैं कि हमारी तरफ से कौन गया है, तो S जयशंकर, ये हमारे कौन है, विदेश मंत्री है। अब बात करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ये कौन सी थी। ओके, तो ये जो अभी मीटिंग की बात की जाए तो ये जो है वहाँ 4th नंबर की मीटिंग हुई है।
4th नंबर की तो मीटिंग हुई है, लेकिन इसमें से जो तीसरे नंबर की थी वहाँ कौन सी थी, वर्चुअल मीटिंग थी। ओके, ये जो वही कोविड वाला सीन था, कोविड वगैरह चल रहा था, तो यहाँ तीसरी जो मीटिंग है वहाँ कैसी हुई है, वर्चुअल हुई है। बाकी ये जो 4th मीटिंग है वहाँ इन पर्सन हुई है। अब बात आती है, मैंने 2 चीज़ समझाई, अभी एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और एक है क्वाड समिट। तो क्वाड जो समिट है उसमें तो कौन जाता है, जो लीडर्स वगैरह होता है वो उनकी मीटिंग होती है। तो ये जो है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो उसकी जो मेज़बानी है वह 2022 में जापान करेगा। और इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर जो इनकी जो मीटिंग हुई थी, इनकी मेज़बानी कहाँ, किस देश ने की, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुई है। ओके, ये किसकी है, फॉरेन मिनिस्टर की, जिन्होंने अभी मीटिंग की, कहाँ पर की, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। और जो कौन सा देश 2022 में क्वाड ग्रुप मीट की मेज़बानी करेगा, यानी कि समिट की, तो वहाँ है जापान। ओके, तो क्वाड का आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू होगा। अब ये जो है जो कोलकाता है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल बुक फेयर चलता है। तो अभी जो है वहाँ 45वां कौन से नंबर का है, 45 नंबर का। और कब होगा, तो 28 फरवरी से कब तक चलेगा, तो 13 मार्च तक चलेगा। ओके, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष, जो अभी मैंने बताया कि एन चंद्रशेखरन बने हैं, उनका जो कार्यकाल है वह फिर से 5 साल का हो गया है। हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, तो वसीम जाफर जो है वहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पीएचएस दामिबा को कहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया है। ये जो इसका आंसर है क्या है, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो कंट्री है वहाँ के कौन बने हैं राष्ट्रपति, पीएचएस दामिबा। जो भी मतलब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको एक नज़र बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि क्या हो कि हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाए कि हमने आता हुआ भी छोड़ दिया। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वहाँ कब मनाया गया है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो कब हुआ है, तो ये हुआ है अपने 10 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब ये जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 10 फरवरी को अभी हमने बनाया, 10 फरवरी को दलहन दिवस भी बनाया है। अब बात आती है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वह कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है हमारे 12 फरवरी को। ओके, और 10 फरवरी को हमें अपन ने क्या मनाया था, तो दलहन दिवस मनाया था। और 11 फरवरी को यूनानी डे, और एक और इंटरनेशनल वुमेन्स इन साइंस वाला डे अपन ने बनाया था। अब जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हमने कब मनाया है, तो वो 12 फरवरी को मनाया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वहाँ 12 फरवरी को मनाया है। अब ये जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है इसकी भी देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वह 1958 में हुई है। 1958 से कुछ याद आया, डीआरडीओ की स्थापना भी। ओके, तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई है, 1958 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, तो दिल्ली में पड़ता है। ओके, और कब बनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता से आत्मनिर्भरता, ये इसकी क्या है, इस बार की थीम है। उत्पादकता के माध्यम से हमारी आत्मनिर्भरता, थीम लिख दूं, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ये इस बार की क्या रही है, थीम रही है। कब मनाया जाता है, तो वहाँ 12 फरवरी को मनाया जाता है। 11 जो है उसको क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स इन साइंस यूनानी डे भी है। और 10 फरवरी को अभी हमने दलहन दिवस मनाया। हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोम बस्ती मिले है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। यूके में इन्होंने क्या किया है, प्राचीन रोम बस्ती मिली है। अब ये जो यूके की बात है, यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। ओके, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की मुद्रा है।
हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, समझौता किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दो देशों ने क्या किया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक समझौते पर साइन किए हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हमारी जो करंट न्यूज़ है उसमें क्या है, एक बिग बैश लीग हुई थी, आपको पता है। तो बिग बैश ये जो लीग है इसमें हमारे जो भारत के एकमात्र खिलाड़ी वो कौन है, उन्मुक्त चंद, ये थे बिग बैश लीग। और अभी हाल ही में देखा जाए तो महारानी जो एलिजाबेथ है उनके नामों पर यहाँ के द्वीप के नाम होंगे। तो ये वाली भी करंट न्यूज़ अच्छी है। ओके, तो इसको भी क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो ये बिग बैश लीग का मैंने आपको बता दिया, उन्मुक्त चंद उसमें शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी एकमात्र उन्मुक्त चंद। ओके, और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम रखेंगे तो वो कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपको एक और न्यूज़ है इसमें, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, जो जिसका कार्य जहाँ पर जिसका ये है द हैग में, ओके, वहाँ पर ये जो चार्ल्स हैवर्थ है, हैवर्थ चार्ल्स है या चार्ल्स हैवर्थ है, उनको क्या किया है, उनको शामिल किया गया है इसमें जस्टिस के तौर पर। ओके, तो ये सारी जो न्यूज़ है ये हो गई। हिलेरी चार्ल्स वर्थ है, इसका नाम क्या है, हिलेरी ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में जितना भी अभी करंट था वो देख लिया। ऑस्ट्रेलिया में एक तो बिग बैश लीग भी देख ली, और जो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम रखेगा, और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें भी क्या होगा, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को इन्होंने क्या किया है, अपॉइंट हुए हैं। ये कहाँ के हैं, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इनको चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वहाँ क्या हो गई, कैनबरा। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है, तो ये है हमारा पड़ोसी चीन। चीन ने क्या किया है, पीपल्स ऑफ बैंक है यहाँ की, जैसे हमारा यहाँ पर आरबीआई है तो वहाँ पर पीपल्स बैंक है, उसने क्या किया है, वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है, तो वो हो गया चीन। हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक, देखो जितनी भी बुक अभी है ना लॉन्च हो रही है, जिनके राइटर हैं उन सबका मैं अभी लेकर चल रही हूँ, तो आप भी टाइम टू टाइम याद करके रखना। भारत अफ्रीका संबंध बुक का नाम आते ही क्या करेंगे, राजीव भाटिया करेक्ट आंसर। चेंजिंग होराइजन्स नामक जो पुस्तक है वहाँ राजीव भाटिया ने लिखी है। सागरिका घोष, ये आगे आएगा ये क्वेश्चन, सागरिका घोष ने क्या लिखा है, द अटल वाजपेयी, इंपॉर्टेंट है। अटल वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है, तो सागरिका घोष ने लिखी है। और जो भारत अफ्रीका संबंध है वहाँ किसने लिखा है, तो राजीव भाटिया ने लिखा है। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है जीवा कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है, या जीवा कार्यक्रम जो है वहाँ किससे रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है। और अगर अजय किसने स्टार्ट की है, तो वहाँ नाबार्ड ने स्टार्ट की है। नाबार्ड की अगर देखी जाए तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 1982 में हुई है। और अभी कौन है इसके अध्यक्ष, गोविंद राजा चिंतालू, गोविंद राजालू चिंताला, ये कौन है, अध्यक्ष है। नाबार्ड की स्थापना कहाँ पर 1982, हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर है, इन मुंबई। ओके, ये हो गया इसका आंसर नाबार्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर है तेलंगाना। अब देखो तेलंगाना में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तेलंगाना में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया कि तेलंगाना में 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य जो है वहाँ किसने हासिल किया है, तो तेलंगाना ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन को लागू करने में भी कौन शीर्ष पर रहा है, तो तेलंगाना। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का जो उद्घाटन है, इंपॉर्टेंट है, भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तेलंगाना में। और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है साथ साथ अब भी पास, ये पहल जो है वहाँ किस राज्य ने स्टार्ट की है, तो हम बोलेंगे तेलंगाना। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि अभी हाल ही में किसमें शामिल हुआ था, यूनेस्को विश्व धरोहर में आया था, कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना, अच्छी है कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना, क्योंकि नाम ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो पड़ोसी है उस स्टेट का भी आंसर लगा के आ सकते हैं, आंध्र प्रदेश, लेकिन ये किसकी कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना
किस नदी पर है? तो वो गोदावरी नदी पर है, अभी क्या है, चल रही है। कालेश्वरम परियोजना कहाँ, कौन सी नदी पर है? तो वो भी गोदावरी नदी पर है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये किस, कहाँ पर मंजूरी मिली है? फ्लिपकार्ट के साथ मिली है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये भी तेलंगाना का है। तो तेलंगाना में जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे ये अच्छे हैं, साथ साथ अब भी पास, ये सारे रिलेट करते हुए चलना। हाल ही में किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के नाम रूप में नामित किया है? पिक्चर नहीं है, बाकी कोआला क्या है, जिसके गोल गोल एकदम अच्छा सा दिखता है, पांडा टाइप का। ओके, ये गोल मटोल दिखता है। कोआला जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ये जो कोआला है ये वहाँ अब क्या हो गई है, एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ओके, जैसे कि हम अभी हमारे यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, कौन सा, लंगूर, गोल्डन लंगूर, जो कि उसको क्या किया था, एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया था। तो इसी तरह वहाँ के भी जो कोआला है उनको क्या किया गया है, लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। ओके, क्यों होती है ये लुप्त? क्योंकि क्या हो जाता है, कहीं पर उनके जो रेजिडेंस पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर कभी आग लग जाती है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनसे कि क्या हो जाता है, वो उनकी आबादी जो है वह धीरे धीरे घट जाती है। हाल ही में किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है यूके। हाल ही में वो आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सागरिका घोष ने लिखी है। हाल ही में आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की जो सीमा है वह 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखो अभी मोदी जी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट्स, जो डिजिटल इंडिया है उसकी तरफ हमारा क्या है, कदम बढ़ रहा है। तो उसी के रूप में ये जो ई रूपी वाउचर की जो सीमा है वो भी क्या कर दी, 10,000 से सीधा बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। क्यों करने के लिए? वही डिजिटल पेमेंट्स की होड़ में चलने के लिए। और आरबीआई का जो है वो आगे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ओके, तो आज का जो करंट सेशन है वो हमारा यही समाप्त होता है। सबको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।